आज अपन पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं? अकाउंटिंग। क्या आप सभी को अकाउंटिंग रेशियो आता है? फॉर्मूला वगैरह याद किया है? कोई बात नहीं, थोड़े बहुत से काम पे बेटा सब 100 में से 100 ले आ जाए तो भाई बाकी 30 35 40 कौन लाएगा? उसके लिए भी कैटेगरी है ना। आज बात चलिए, अकाउंटिंग रेशियो जल्दी बैठ बेटा। ध्यान रखना कोई एक चेयर टूटा हुआ है, कोई एक चेयर टूटा हुआ है। किस आगे फेंक क्या मुझसे फेंक क्या? चलिए, अकाउंटिंग रेशियो अर्थात लेखांकन अनुपात अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है कि लेखांकन अनुपात से क्या आशय है? आज बात समझते। लेखांकन सबसे पहले यहां पर देखो बेटा, इसका नाम क्या है और ये क्या है? जब हम अकाउंटिंग डाटा का रेशियो निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशियो। खत्म। आज बात समझ क्लियर? ये रेशियो जो है, ये रेशियो का आंसर जो है परसेंटेज में आ सकता है, प्योर रेशियो जिसको कहते हैं अर्थात प्रोपोर्शन में आ सकता है, टाइम्स में आ सकता है, और वो रुपीज वाला भी अलग है बेटा। आ रही बात समझ? लेकिन अब इतना कह सकते, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं भाई? तो एनालाइज करने के लिए। क्या करने के लिए? मूल्यांकन करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। आ रही बात? एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं बेटा? हम अकाउंटिंग रेशियो निकालते हैं। अकाउंटिंग रेशियो का काम क्या है? एक ही साल के विभिन्न प्रकार के डाटाओं का क्या करना? एनालाइज करना। आ रही बात समझ में? इस एनालिसिस को बेटा ध्यान सुनना। सबसे पहला आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्या है बेटा? तुलनात्मक अध्ययन करना। सिंपल सी बात है। आ रही बात समझ? एडवांटेज क्या है? तो ये इससे क्या होता है, जल्दी आसानी से हम क्या कर लेते हैं बेटा? तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। सिंपल सी वही बात है बेटा। कमियां क्या है? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो परफेक्ट अकाउंटिंग रेशियो हम नहीं निकाल सकते। आ रही बात समझ? चलिए, अकाउंटिंग रेशियो जो होते हैं रेशियो, उसके मेथड कितने हैं बेटा? दो। टाइप कितने हैं बेटा? दो। कौन कौन से? एक तो होता है ट्रेडिशनल रेशियो और एक होता है बेटा कौन सा? फंक्शनल। क्लियर? ट्रेडिशनल रेशियो में बेटा तीन टाइप का रेशियो होता है। एक तो होता है बैलेंस शीट रेशियो, एक होता है बेटा पीएनएल रेशियो, और एक होता है बेटा कंपोजिट रेशियो। फंक्शनल रेशियो में बेटा अब आपने जितने भी रेशियो पढ़े हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं बेटा? फंक्शनल रेशियो। जैसे कि आपने पढ़ा है बेटा लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, उसके अंदर भी पढ़ा है सब कुछ। लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ जो है वो इसी का पार्ट होता है। जैसे बैलेंस शीट रेशियो का क्या मतलब होता है वो समझो बेटा। बैलेंस शीट रेशियो में जब बोथ डाटा रिलेटेड फ्रॉम बैलेंस शीट, जब दोनों ही डाटा किससे हो बेटा? बैलेंस शीट से रिलेट करता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस शीट रेशियो कहते हैं। अब आपको बताना भी आसान होगा। जैसे कि मैंने कहा डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो कहां से उठाते हैं बेटा? बैलेंस शीट से। इक्विटी कहां से उठाते हैं बेटा? बैलेंस शीट से। तो ये कौन सा रेशियो है बेटा? बैलेंस शीट रेशियो है क्या? आ रही बात समझ में? दूसरा पीएनएल रेशियो बेटा, जब दोनों डाटा किससे रिलेटेड कर रहा हो बेटा? पीएनएल से रिलेटेड कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट रेशियो, वन फ्रॉम बैलेंस शीट अनदर फ्रॉम पीएनएल, या फिर वाइस वर्सा कि पहला किससे बेटा? पीएनएल से, दूसरा बैलेंस शीट से। इज इट क्लियर? खत्म। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? फंक्शनल रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंक्शनल। आ रही बात समझ में? सारा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा सब कुछ काम चलता रहा, नहीं भी चलेगा, जहां तक होगा आप करेंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे। यहां पे बंद करेंगे। ऑन है कि नहीं? सबसे पहला आपके पास है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के दो टाइप होते हैं। कौन सा? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है बेटा लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। आ रही बात समझ बेटा? क्लियर? इसी का नाम है। क्लियर? अच्छा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में आपको लिक्विड असेट्स की जगह पे क्विक असेट्स भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वही है। आ रही बात समझ? इज इट क्लियर? क्या अब क्वेश्चन आता है कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है? इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। करंट असेट्स में क्या क्या आता है? जो भी 6 आइटम्स बता रखे, क्या क्या बता रखा है बेटा आपको? इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब रहतिया। दूसरा चलो भाई आपने बताया ट्रेड रिसीवेबल। तीसरा
शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस चौथा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पांचवा करंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल छठा, अदर करंट एसेट्स। सारी बात समझिए। लेकिन याद रखना जब इन्वेंट्री में क्या क्या शामिल होता है, इन्वेंट्री में शामिल होता है स्टॉक, और शामिल होता है बेटा लूज टूल्स, और शामिल होता है स्टोर एंड स्पेयर। ये शामिल तो होता है, लेकिन जब आप करंट रेशियो का फॉर्मूला निकालोगे तो करंट असेट्स में इनको क्या करोगे बेटा, आप इग्नोर कर दोगे। ये करंट रेशियो जो है, ये लिक्विडिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखना बेटा शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए। आपकी जो शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी है उसके पेमेंट के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हैं कि नहीं, शॉर्ट टर्म पैसा है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। आ रही बात समझ में? तो उस करंट असेट्स है हमारे पास, लेकिन अगर मान के चलो मुझे किसी का पेमेंट करना है तो हम अपने घर का पेचकस पाना थोड़ी बेचने लग जाएंगे, बेचने लग जाएंगे क्या, नहीं। इसलिए बेटा ये लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर इसको क्या करेंगे बेटा, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। आ रही बात समझ? हटाई तुम्हें, सिर्फ हटाई देता हूं। आगे बेटा समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको लिखा होगा कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट असेट्स 50,000 ब्रैकेट में लिखा होगा 3,000 स्टोर एंड स्पेयर इंक्लूड, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3,000 करंट 3,000 स्टोर एंड स्पेयर नॉट इंक्लूड, तो उसका कुछ नहीं करना। 3,000 स्टोर एंड स्पेयर एक्सक्लूड, उसका कुछ नहीं करना। अगर शामिल है तो माइनस कर देंगे। सारी बात क्लियर? क्या करंट लायबिलिटी में क्या क्या शामिल है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, अदर करंट, खत्म। ये अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, एक्रूड इनकम आता है। आ रही बात क्लियर? अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है बेटा, एडवांस, सॉरी एडवांस, ये इधर एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड, आ रही बात सुन क्लियर? वैसे ये करंट लायबिलिटी में यहां पर भी यही चारों शामिल होंगे बेटा, क्या क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या क्या शामिल होता है पता है, क्रेडिटर और बिल्स, और डेटर में क्या शामिल होता है, डेटर में डेटर बेटा याद रखना, बिल्स ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम डेटर भी कहते हैं अपन, कभी कभार पूछ ले डेटर टर्नओवर रेशियो तो समझना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। और क्या बेटा, अदर करंट, ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स में क्या शामिल है, तो लिक्विड एसेट्स में ये सारी की सारी 6 चीजों में से आप एक तो इन्वेंट्री हटा देना, तो मैं हटा ही देता हूं, लिख देता हूं बेटा ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, और क्या बेटा आपके पास अदर करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देना बेटा। आ रही बात समझ? एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंस हटा। क्यों हटाएंगे पूछेगा नहीं, क्योंकि हम ये लिक्विड एसेट्स का मतलब है जो कभी भी किसी क्षण कैश में कन्वर्ट हो जाए। इन्वेंट्री को क्या कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो क्या, बोलोगे सर बेच देंगे, अरे बिक जाता, तुम कभी भी बेच सकते हो उसको, तो स्टॉक बनता क्या। आ रही बात समझिए? स्टॉक रहता नहीं, लोग हमेशा क्या करते हैं, आज माल बिने और आज ही बिक जाए सारा का सारा, तो रह रहा है, बिक नहीं रहा तो उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपने एडवांस में पे कर दिया है तो बेटा उसको आप वापस नहीं ले सकते जब तक वो स्वेच्छा से ना दे दे, आपको माल पूरा मतलब क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। क्लियर? क्या शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद है बेटा सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहला क्या, सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, याद रखना लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, दीर्घ अवधि दीर्घकालीन ऋणों की भुगतान क्षमता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है, भुगतान क्षमता ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पहला इसमें क्या आता है बेटा, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सब आसान है, यहां पर डैश लगा होगा या फिर यहां पर 2 लिखा होगा, इससे पहले ऊपर लिख देना डेब्ट, अपॉन में नीचे क्या लिख देना बेटा, इक्विटी। डेब्ट का मतलब याद रखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहां पर शेयर होल्डर, क्लियर, लॉन्ग टर्म लेना है। दूसरा, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या क्या आता है बताना जरूरी है, बता देता हूं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है बेटा वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लायबिलिटी लिख देना बेटा, क्या लिखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्लस अदर नॉन करंट। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट प्लस एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉट। आ रही बात, वो भी याद करते हैं बेटा, दूसरा पार्ट इसमें आता है। नेक्स्ट, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है ये बताना है क्या, डिवेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब लिखा रखा है बेटा आपने। नेक्स्ट दूसरा, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला क्या होगा आपको दिख गया होगा, ऊपर डेब्ट
नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे बात है। डेब्ट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बताना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब होता है बेटा, याद रखना, नेट असेट्स नाउ टोटल असेट्स माइनस करंट। टोटल असेट्स के बदले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। याद रखना ये तीनों ही फॉर्मूला आप कर सकते हो, मैंने डब्बा समझा रखा था बेटा, है ना, डब्बे से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इन्हीं में से उठाना है। स्वामित्व अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, स्वामित्व अनुपात। तो यहां पर होता है बेटा शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स, या शेयर होल्डर फंड अपॉन में नेट असेट्स। आ रही बात समझ। एग्जाम में आपको दोनों से सॉल्व करके आना है, आ रही बात से, और करके इसे इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर, बाकी बात। नेक्स्ट इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो में कैसा भी फॉर्मूला आ जाए तो सेम वैसा ही करना है बेटा, 2 से पहले वाले को ऊपर, 2 के बाद वाले को नीचे। जैसे डेट टू फिक्स एसेट, तो डेट को ऊपर रखेंगे और फिक्स एसेट को नीचे, और फिक्स एसेट आपको पता है क्या है। नेक्स्ट इसमें जो एक है बेटा मेन इंपॉर्टेंट, वो क्या है बेटा आपके पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर इसके बदले हम लोग लिखते हैं बेटा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आ रही बात, क्लियर। ये इसका 11 एग्जांपल कर लेना बेटा, काफी, उससे वैसे नहीं आ सकता। आ रही बात समझ। बाद बाकी जितने फॉर्मूले सॉल्वेंसी रेशियो में होंगे वो आपको दो भागों में दे रखा होगा, 2 से पहले वाला ऊपर, 2 के बाद वाला नीचे। टोटल असेट्स 2, बोलो, वो प्रोप्राइटरी रेशियो में था बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो में था, या तो टोटल असेट्स या नेट असेट्स। इज इट क्लियर। अच्छा अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, किसकी, एक्टिविटी या टर्नओवर, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब है बेटा, ध्यान सुनना, टर्नओवर इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, टर्नओवर, स्पीड, टाइम, इन सब का। आ रही बात समझ। याद रखना अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है इसका आंसर प्रोपोर्शन में अर्थात रेशियो में आता है, यहां पर कुछ रेशियो, यहां पर कुछ, इन सब का आंसर भी रेशियो में आता है, यहां पर कुछ और यहां पर कुछ। यहां पर एक ही रखने की कोशिश करना, डिवाइड देना है नीचे वाले से, यानी कि अगर 5 है डिवाइड 3 है तो 5 को 3 से भाग देना, जो भी आंसर होगा वो लिखोगे, नीचे लिखोगे ये, और ऊपर जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा वो, ठीक है। अच्छा अगर आंसर 3 डिवाइडेड बाय 5 आ जाए तो फिर भी इसी को डिवाइड करना, 0.6 रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा आंसर। आ रही बात समझ। हाँ नेक्स्ट इसका फॉर्मूला पहला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला याद रखना बेटा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में आपको 3 ही फॉर्मूला इसके याद रखने हैं मेन। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्यों याद रखने हैं, क्योंकि इसमें आता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपॉन में क्या आता है बेटा, एवरेज, जिसका भी पूछे जाएगा बेटा उसको क्या लिख देना बेटा, नीचे लिख देना उसका औसत। आ रही बात समझ, नीचे औसत आता है, एवरेज आता है। आ रही बात समझ। एवरेज इन्वेंटरी कैसे आता है, एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपॉन 2। इसमें सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो याद रखना बेटा, एग्जाम में अगर एवरेज दे रखा है तो एवरेज सीधे सीधे लिख देंगे, अगर एक ही साल का इन्वेंटरी दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वही का वही लिखेंगे, वही लिख देंगे, उसको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल का दे रखा है, 1 साल से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एक ही आएगा। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो ओपनिंग लिख क्या हो गया, ओपनिंग नहीं दे रखा है क्लोजिंग, वैसे क्लोजिंग लिखा जाता है ना, ठीक है, क्लियर बात है क्या, समझ। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखा है तो जोड़ देंगे। हाँ नेक्स्ट क्या, वो यही है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट सेल्स कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, नेट सेल्स, ठीक है। माइनस क्या कर दूंगा बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस क्या कर दूंगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, आज बात क्लियर। अच्छा दूसरा और क्या बेटा, और क्या आ सकता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, आज बात ग्रॉस नेट सेल्स, हाँ ठीक है, या फिर प्लस ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, आज ग्रॉस लॉस, ठीक है। अगर लॉस पे बेचा है तो कॉस्ट कितना होगा, मान के चलो कि हमने बेचा है 10 रुपए में बेचा है, हमने कहा 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने कितने में खरीदा होगा, 12 रुपए में, तो जोड़ोगे कि नहीं, सारी बात। नेक्स्ट और बताओ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहां पर भी ट्रेड रिसीवेबल बोल रखा है तो नीचे क्या लिखा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ऊपर लिखा जाएगा, ध्यान सुनना बेटा,
क्योंकि इन्वेंट्री कैलकुलेशन हम किस पर करते हैं बेटा, कॉस्ट पर करते हैं। किस पर करते हैं, कॉस्ट पर, इसलिए लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन एग्जाम में अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो वहां पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के आएंगे। बात आ रही समझ में? पहली प्रायोरिटी किसकी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर निकल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो हम निकाल के फिर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा, सीधे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और इन्वेंटरी दे रखा है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं भाई, ट्रेड रिसीवेबल क्या आता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर कौन से लोग होते हैं, जिसको हमने उधार बेचा है। तो ऊपर आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट क्रेडिट सेल्स। आ रही बात समझ, नेट क्रेडिट सेल्स। अब ये कैसे लाते हैं, तो टोटल सेल माइनस कैश सेल। इज क्लियर क्या, क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान के चलो ये सब ना दे रखा हो, उधार के बारे में जानकारी ना दे रखा हो और क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो वही लिख देंगे। मान लेंगे कि जो भी बेचा है ना बेटा सारा उधारी बेचा है। सारी बात समझ, क्लियर? जानकारी अगर नहीं है तो। अच्छा, तीसरा ट्रेड पेबल टर्नओवर। अच्छा, ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, किसको बताएं? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन, अर्थात दोनों ओपनिंग को जोड़ देना, फिर दोनों क्लोजिंग को जोड़ देना, फिर उन दोनों को जोड़ देना, डिवाइड कर देना 2 से। सारी बात सुन, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग क्या कहते हैं, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन में 2 से ही करना है बेटा। लोग सोचते हैं कि चार चीजों को जोड़े 4 से भाग देते, नहीं बेटा, वो प्रॉफिट में होता है, यहां पर नेक्स्ट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्या लिखूंगा बेटा, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। अच्छा, क्यों मैंने नेट क्रेडिट परचेज लिखा है, क्योंकि भाई यहां पर कौन से लोग शामिल होते हैं, क्रेडिटर और बिल्स। ये कौन से लोग होते हैं जिससे हमने उधार खरीदा। अच्छा, यहां पर भी अगर क्रेडिट परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के आएंगे। ऐसा मान लेंगे कि जो भी खरीदा है, जितना ही में खरीदा था उतने में हमने क्या किया बेटा, बेच दिया, और वो भी उधार। क्या करें, डाटा ही नहीं। सारी बात है। और ये ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे, तो वही ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन में। नेक्स्ट, अब इन दोनों का एक आता है बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। कलेक्शन किससे करेंगे, तुम लोग हमारे कौन हो बेटा, डेटर। तुम लोग हमारे कौन है, डेटर। अगर पैसे नहीं दिए तो क्या हो बेटा, डेटर। तुम लोगों से मैं कलेक्ट करूंगा ना, तो वो कलेक्ट किससे होता है बेटा, डेटर से। तो नीचे लिखा जाएगा बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ऊपर लिखा जाएगा 365 या 12, 365 या 12। याद रखना, अगर 365 में भाग दे रहे हो तो आंसर आपका लिखना चाहिए, उसके आगे लिखोगे बेटा डेज। क्या लिखोगे, डेज, जो भी आंसर आएगा। अगर आप 12 में भाग दे रहे हो तो आंसर क्या लिखोगे बेटा, मंथ। क्या लिखोगे, 1.5 मंथ, ऐसे। आरी बात क्लियर? अच्छा, भाग कैसे देंगे, अगर देखो बेटा 12 में भाग जा रहा हो, इजी भाग जा रहा हो, नहीं भी जा रहा हो तो लगे, आप ये याद रखना बेटा, अगर 10 से कम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या बेटा 10 से कम है, 8 से कम है, तो क्या करो, उसको 12 में भाग दे दो। ठीक है, या 12 तक हो तो 12 से भाग दे दो। 12 से ज्यादा हो और कुछ उठपटांग हो जो भाग ना जाता हो, नीचे आगे 5 आ गया, क्या आ गया बेटा, 5, बेस्ट क्या होगा, भाग जा रहा है 365 में, उससे देखो। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे। यहां पर भी 365 12, यहां पर पेमेंट किसको करते हैं बेटा, जिससे हमने उधार खरीदा है, उधार खरीदने वाला कौन सा बेटा, ट्रेड पेबल टर्नओवर। नेक्स्ट, इसके बाद जितने भी रेशियो हैं वो सारे के सारे किसमें बेटा, किसमें आता है, वो उसके आगे ऊपर क्या लिखना है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे कि पूछ भाई साइड, वो साइड वाली बात है। ठीक है, वो स्टॉक वैल्यूसिटी पूछ रखा है, तो इसका मतलब स्टॉक के बारे में जानना चाहता है, उसको भी क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, सॉरी इन्वेंटरी से क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। और क्या है फॉर्मूला, इन्वेंटरी टर्नओवर। आ रही बात समझ में? कोई सा पूछे, स्टॉक वैल्यूसिटी भी याद रखना बेटा, स्टॉक वैल्यूसिटी। आपको क्या करना, 365 या फिर 12 में भाग दे देना, किसका बेटा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में भाग देना, किसमें, स्टॉक वैल्यूसिटी। अगर आपसे पूछ रखा है तो स्टॉक वैल्यूसिटी का मतलब स्टॉक कितने दिन और चलने वाला है, कितने दिन तक चलता है। क्लियर? उसके बाद अगला फॉर्मूला बोल, इन्वेस्टमेंट, बस खत्म। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो पूछा है तो नीचे क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट, ऊपर क्या लिखूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर एक घर में और कुछ वर्किंग कैपिटल, नीचे क्या लिखूंगा, वर्किंग कैपिटल, ऊपर क्या लिखूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नीचे क्या लिखूंगा, फिक्स्ड एसेट, ऊपर क्या लिखूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इज इट क्लियर? पक्की बात, आगे बढ़े। अब पहले एक बार देख लो बेटा, देख लो, इसका क्योंकि मैं इरेज करूंगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, है ही नहीं, सॉरी, क्योंकि उतने फॉर्मूले करने के है ही। ठीक है, इरेज कर दूं, एक फोटो खींच ले बेटा, फोटो खींच जल्दी।
आप लोग भी खींच ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले तो बेटा हस्त्री। लक्ष्मी सबसे ज्यादा क्या कहती है बताए? रुपए चांद, है ना? लक्ष्मी सबसे ज्यादा क्या कहती है बताए? सर ऐसे कह रहे हैं लेकिन सबके सब्सक्राइबर कितने हैं? 300, 350 है। कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, है कि आओ। अबे बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। अब इसमें पहला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई। अच्छा, इस रेशियो के अगर बारे में बात करूं तो ये कौन से में आता है? देखो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से लिया? पीएनएल अकाउंट से, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से लिया बेटा? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट से, तो पीएनएल रेशियो हो जाएगा 3। नेक्स्ट, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। या फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? क्वेश्चन अगर बोले तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई में आरएफओ सॉरी रेट अपॉन में 100, या फिर नेट सेल्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन में, जैसा क्वेश्चन बोलेगा बेटा। कभी बार बोलना होता है कि नहीं, नेट सेल का 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो भी बोलेगा बेटा, अपने को सब क्वेश्चन नहीं करना। नेक्स्ट, और बताओ इसका ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बता देता हूं। नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है, माइनस डेबिट साइड वाला माइनस कर दो सारा का सारा, ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यही कर देते ना। अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है आपको पता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है बेटा आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी लिख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में ग्रॉस लॉस। खत्म। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला बताओ। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो है तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। यहां पर लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। खत्म। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होता है बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पैकेजिंग, लेवलिंग, ये सब बेटा जो ऑपरेटिंग है बेटा, बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे लॉस बाय फायर थेफ्ट आ गया तो ये नहीं ऑपरेटिंग है बेटा, आरी बात सुनो। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? कैसे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। और बताओ एक और होता है नेट प्रॉफिट वाला। नेट प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करते हैं? प्लस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, छोड़ दो। इन दोनों से मिली भगत एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। इन दोनों से मिली भगत एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। क्या आता है भाई? ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। क्या बेटा? 100। अगर ये 0.5% है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस 0.5% हो, ये होगा 0.5% है तो ये कितना परसेंट होगा बेटा? 99.5% होगा। माइनस कर देंगे 100 में से, मैं क्या कर देंगे बेटा? माइनस। क्लियर क्या? क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, इसको भी ये लगा लेना इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज फॉर्मूला रट जाओ तुम लोग। नेक्स्ट कौन सा है? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। खत्म। ये नेट प्रॉफिट कैसे आता है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट। सारी बात समझ क्लियर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको आता है। नेक्स्ट बताओ ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट मत समझना रेशियो वाले चक्कर में। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको समझना है बेटा कितना इन्वेस्ट किया गया है।
तो इन्वेस्ट जो किया जाता है वो होता है बेटा, ध्यान सुनना, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये है इन्वेस्टमेंट। ये क्या है बेटा? सारी बात समझ में? तो इसलिए यहां पर ध्यान से गौर से देखो तो आपको क्वेश्चन में नेट एसेट्स ही लिखा होगा या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा या इन्वेस्टमेंट लिखवाया होगा। सारी बात समझ में? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बेटा? कैपिटल ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर ये क्या रखा है? इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी कि अगर हमने इन्वेस्ट करा है तो उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। इन्वेस्ट हम कैसे करते हैं? खुद का पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लोन लेके भी कर सकते हैं, तो वो उसमें लोन वाला भी शामिल है। लोन वाले पर प्रॉफिट कब मिलता है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सारी बात से मल्टीप्लाई 100। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर जो है बेटा वो कौन कौन होता है? इक्विटी शेयर भी होता है और प्रेफरेंस होता है कि? तो यानी कि इन दोनों का पैसा कब मिलता है? तो सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड। रिटर्न लिख देना, परसेंटेज ये आता है बेटा, है ना। नेक्स्ट, अर्निंग पर शेयर। अब अगर आता है बेटा क्या आता है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर कितना अर्न हो रहा है? याद रखना बेटा, इक्विटी शेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो पर शेयर कितना रिटर्न हो रहा है? तो बताओ इक्विटी शेयर को पैसा कब मिलता है? प्रेफरेंस शेयर के बाद। तो क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है बेटा, क्या आता है? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। नीचे आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ इक्विटी। सारी बात समझ। नेक्स्ट, यानी कि टैक्स माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड माइनस कर देंगे। वो जो पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा बेटा? इक्विटी शेयर के लिए। हाँ क्या बोला? क्या? कहां पर? अर्निंग पर शेयर है बेटा। पर शेयर कितना अर्न हो रहा है? तो इक्विटी शेयर को कितना, यहां पर हमने लिखा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वो आता है बुक वैल्यू पर शेयर में आता है। सारी बात समझे। नेक्स्ट बताओ। अच्छा यही आ गया क्या? बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर बुक वैल्यू पर शेयर। तो पर शेयर की बात कर रखा है, इसका मतलब इक्विटी शेयर की बात कर रखा है। नीचे क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बुक में कितनी वैल्यू? देखो बेटा, एक इक्विटी हमने मान के चलो कि 1 लाख क्या कहते हैं 100 शेयर खरीदा था, 100 रुपए वाला 10,000 है। 3 सालों से हमें डिविडेंड नहीं दिया, तो हमें डिविडेंड मिलेगा कि नहीं? डिविडेंड हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लेकिन दे नहीं रहा, तो हमारा वहां पे स्टोर हो रहा है। जब भी मैं रिटर्न लेके जाऊंगा तो हमें वो भी मिलेगा। तो बुक वैल्यू पर शेयर में क्या आता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसके बदले अगर आप अकाउंटिंग के रेशियो से करें, कैलकुलेशन के हिसाब से, तो क्या लिखूंगा बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड अपॉन में नंबर ऑफ। क्लियर? क्या? नेक्स्ट, डिविडेंड पे चल रहा है, डिविडेंड पर शेयर पर क्यों? अच्छा ये लिख दिया तो अब ये भी समझ लो, एग्जाम में अगर बोल दे तो डिविडेंड पर शेयर, तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये देखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया जा रहा है। ऐसे लिखना है डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर या डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी। सारी बात समझ। नेक्स्ट प्रपोज, हाँ प्रपोज। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलेगा तो ये तो आसान है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन में अर्निंग पर शेयर। अब ये करेंगे कैसे भाई? अब करेंगे कैसे? तो ध्यान सुनो बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन में ऐसे कह रखा है, आपको बोल दिया कि 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, शेयर कितने का था इक्विटी शेयर? 100 रुपए का। 100 का क्या करना है बेटा? आपको 10% निकाल लेना। वैल्यू ऑफ शेयर, आ रही बात समझ? 1 लाख शेयर था लेकिन एक की वैल्यू कितनी थी? 100। 100 का 10% निकालना, क्योंकि 10% डिक्लेयर हुआ है। कितना आ गया बेटा? 10। यहां लिखा जाएगा 10 अपॉन में अर्निंग पर शेयर जो भी निकाला होगा वो लिख दीजिए। लेकिन एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि आपको 10 रुपए ना देकर आपको बोल दिया गया कि 5 लाख रुपए डिविडेंड दे रहे। हाँ वो तो पता रहेगा, अपने आप पता चल जाएगा कि नहीं? डिविडेंड पर शेयर पता चल जाएगा कि नहीं? पता चलेगा कि नहीं? डिविडेंड पर शेयर पता चलेगा कि नहीं? डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ और कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं? नेक्स्ट, प्राइस अर्निंग रेशियो, यहां लिख देता हूं प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, यहां पर अर्निंग रेशियो बोल रखा है, तो नीचे क्या आएगा बेटा?
अर्निंग पर शेयर, और ऊपर आएगा बेटा मार्केट प्राइस। क्या आएगा बेटा? ये क्वेश्चन में तो होगा ही होगा, मार्केट प्राइस नहीं चलेगा। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा होता है कि मार्केट प्राइस ये चल रही है, कि तुम्हारे ऊपर तेजाबी भैरवी थोड़ी आएगी, तुम्हारे ऊपर आएंगे क्या? नहीं, तो क्वेश्चन में बोलेगा तभी हम लिख पाएंगे। नेक्स्ट, और हो गया? वाह यार, बताओ। मेन देखो बेटा, याद तो आपको पूरा करना है, ठीक है? मेन क्या, याद तो आपको फॉर्मूले पूरे करने हैं। मेन आपको मैंने क्या रखा है, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कर लेना, ये कंफर्म आएगा इनमें से, ठीक है? हाँ, 11वां एग्जाम्पल कर लेना, 20वां क्वेश्चन कर लेना, 25 और 26 क्वेश्चन कर लेना, हो गया। बचा क्या बेटा? 26 क्वेश्चन तो वैसे ही बच गए। 26 क्वेश्चन 26 एग्जाम्पल में कितने होते हैं? 52 होते हैं। तुम्हें लिखा है 8 9 10 11 12, बताओ बचा ही क्या? पूरा करना है रे। 21 से 26 या 21 26 25 26, ठीक है? इसको ये कल याद करके आना है, ढंग से सॉल्व करो बेटा, और फिर जो डाउट होगा वो कल पूछेंगे। और ये तो कह रहे मजे के लिए दे रहा हूं क्या?